हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज फिजिक्स का आपका टर्म 1 और टर्म 2 दोनों का एग्ज़ाम था। ठीक है, तो टर्म 1 के बाद टर्म 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। आई होप आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या आपने आंसर दिया है। ठीक है, और क्या एग्जैक्टली आंसर होना चाहिए। तो रूल्स तो वही हैं। आप लोगों को वेरी शॉर्ट में भी कोई 5 क्वेश्चन करना है, शॉर्ट में भी कोई 5 और लॉन्ग में भी आपको 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ से देखिए क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारा क्वेश्चन देखिए मॉडल सेट से रिपीट हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चन उतने नहीं हुए हैं, बट लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट में आपको रिपीटेड है। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, स्टेट एनी वन प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बहुत सारा प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं, जैसे कि ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है या मूव करता है विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना। तो कोई भी एक आप लिख सकते हैं, जैसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, कोई एक लिखना है तो आप लिख दीजिएगा क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। क्या होता है ये, ट्रांसवर्स होता है इन नेचर। ठीक है ना। इसके अलावा ये भी लिख सकते हैं कि ये वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करता है, लेकिन आपको चूँकि कोई एक लिखना है तो आप एक ही लिखिएगा। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्या था, दूसरा था आपका डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हम आपको पहले भी बताए थे, ये मॉडल सेट में आया भी था ये क्वेश्चन कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो लाइक दैट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर कोई इंडक्टर आपका जुड़ा हुआ है किससे, अल्टरनेटिंग सप्लाई से। ठीक है, तो क्या करता है ये, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को अपोज करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं ऐसे क्या, द अपोजिशन offered by an inductor। ठीक है, an inductor to flow of alternating current। ठीक है, in circuit is called, इसी को क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था, तो आई होप इसी तरीके से आपने किया होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना काफ़ी है। ठीक है, बोलता है लीनियर मैग्नीफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है। ठीक है, तो लीनियर मैग्नीफिकेशन जो है लेंस का, वो क्या होता है, वो m इज इक्वल टू होता है, ठीक है, साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाई साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, सिंपली इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। ठीक है, ओके, मतलब इमेज को कंपेयर किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के साइज से। फिर बोल रहा है व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो ये आप पहले भी याद किए थे कि ऐसा सोर्स जो है लाइट वेव सेम फ्रीक्वेंसी का और सेम वेवलेंथ का सेम फेज में क्या करता हो, इमिट करता हो। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से क्या, दोज सोर्सेज विच emits light waves। ठीक है, having same frequency ठीक है, वेवलेंथ सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और सेम वेवलेंथ होना चाहिए। ठीक है, एंड इन द सेम फेज, और जो फेज डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, इन द सेम फेज आर कॉल्ड, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है, आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज, सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, इस तरीके से लिखना है कि ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर देखिए 5 देखिए 5 भी जो क्वेश्चन नंबर ये रिपीटेड है, मॉडल सेट में था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपका दिया हुआ है, कितना है, 3 इलेक्ट्रोवोल्ट है। तो बोलता है स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, V0 होता है। ठीक है, आपको हम बताए थे कि काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, ठीक है, इसको अगर हम लोग लिखें तो क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं EV0 स्टॉपिंग पोटेंशियल में। ठीक है, अभी आपको दिया हुआ है कितना है, ये 3 EV है, तो ये EV0 हो गया, E आपका कैंसिल हो गया, तो यहाँ से V0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली 3 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर फिर क्या है,
6 में बोलता है कि किस बेसिंग में, इन विच बेसिंग कंडीशन द पीएन जंक्शन फोटो डायोड वर्क्स। देखिए, तो फोटो डायोड किस में वर्क करता है, तो रिवर्स बेस में वर्क करता है। ठीक है, पढ़े हुए हैं, रिवर्स बेस, यही आपको लिखना था आंसर में और आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए बोलता है सिंबल लिखिए और ट्रूथ टेबल लिखिए किसका, नैंड गेट का। ठीक है, तो नैंड गेट कैसा दिखता है, नैंड गेट को अगर हम लोग देखें तो इसका सिंबल होता है, सिंबल कैसा सिंबल होता है, तो एंड प्लस नॉट से मिलके बना होता है ये। ठीक है, तो इसको पहले आप एंड बनाइएगा, इस तरीके से ये एंड बन गया। ठीक है, और इसमें नॉट लगा दीजिएगा इस तरीके से, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे हो गया हमारा ए इनपुट हो गया ये। ठीक है, और ये हो गया आपका आउटपुट, यहाँ पे ये इनपुट हुआ, ये आपका आउटपुट हुआ, ये इसका सिंबल है। ठीक है, अब बोलता है कि इसका ट्रूथ टेबल लिखना है ना। देखिए ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, यहाँ पे बना देते हैं इसका ट्रूथ टेबल। तो देखिए ट्रूथ टेबल में क्या देखना है कि अगर आपका मान लीजिए इनपुट जो है ए है और बी है, तो यहाँ पे देखिए एंड हो जाएगा। तो एंड का मतलब क्या होता है, ए इंटू बी। अब फिर यहाँ पे फाइनली क्या लग जाएगा, इस पर नॉट लग जाएगा, यानी ए इंटू बी का बार। ठीक है, जब ट्रूथ टेबल बनाइएगा तो इस तरीके से बनाइएगा। जैसे एक ले लीजिएगा इनपुट के लिए ए बी, ठीक है, यहाँ पे ले लीजिएगा आप आउटपुट। ठीक है ना, ये हमारा हो जाएगा क्या, आउटपुट, और ये दोनों हम लोग का मिलकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनपुट। ठीक है, तो इनपुट में ए लेंगे, बी लेंगे, और आउटपुट क्या मिलेगा, ए इंटू बी का नॉट मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब जो है इसको आप थोड़ा बढ़ा लीजिए और ऐसे पूरा कर लीजिए टेबल को, है ना। अगर मान लीजिए आप लेंगे 0 0, तो 0 0 का 0 होना चाहिए, तो उसका उल्टा 1 होगा। ठीक है, 1 0 लेंगे तब भी 0 होगा, तो उल्टा 1 होगा। 0 1 लेंगे तब भी प्रोडक्ट 0 होगा, तो उसका उल्टा 1 होगा। ठीक है, और 1 1 लेंगे तो इसका 0 होगा, 1 1 का 1 होगा, तो इसका उल्टा 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसका करेंगे तो आपको इसका ट्रूथ टेबल मिल जाएगा। ये आप पढ़े थे, तो आई होप आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए फिर क्वेश्चन क्या है। इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये अब आपका शॉर्ट क्वेश्चन शुरू हो रहा है, कोई 5 आपको आंसर देना है। ठीक है ना, एनी 5। तो अगर आप अच्छे से दिए होंगे तो 5 क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं था इसमें से देना। ये एक देखिए आपको न्यूमेरिकल दे दिया है। ठीक है, इसमें हम लोगों को बोला है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। एक्चुअली इसमें करना है हम लोगों को ये कि आपको यहाँ पे ये तो दे दिया है कि भाई जो वोल्टेज अप्लाई हो रहा है वो 110 है। ठीक है, तो हम लोगों को ना यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है। याद रखिएगा, पहले क्या करना है, पहले आपको निकालना है यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, यानी एक्स सी का वैल्यू क्या होता है, तो 1/ω/c होता है, या इसको बोलिए 1/2πf इंटू सी होता है। तो आपको देखिए यहाँ पे f दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है देखिएगा, तो देखिए f दिया हुआ है 60 हर्ट्ज है ये f। ठीक है, c दिया हुआ है हम लोगों को, c कितना है 60 माइक्रो फराडे है, तो 10⁻⁻6 कर लीजिएगा, तो ये फराडे हो गया इतना। ठीक है ना, और 2π तो सब कुछ दिया हुआ था। xc निकालना है तो सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो क्या हो जाएगा 1/2π 3.14। f आपका कितना है 60, और c है 60 × 10⁻⁻6। ठीक है, अब यहाँ पे ये कीजिएगा कि 10⁻⁻6 है, और यहाँ पे आपका 2 0 है, तो 10 का पावर 4 आपका बचेगा नीचे में, तो ऊपर ले आइए। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बच गया 2 × 3.14 और 6 6 36, ये बच गया। इसको आप चाहें तो देखिए ऐसे लिख दीजिए, कैसे 1000 × 10, ठीक है, बटा का 2 × 3.14 × 36। आप यहाँ पे चाहे तो कट कर दीजिए, 4 से कट कीजिएगा तो 25 चौका 100, 250 बचेगा, और 4 9 36। ठीक है, फिर आप कट कीजिएगा तो 2 बचे, यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा 10। ठीक है, या उसको छोड़ देते या यहीं पे कट कर देते, कोई दिक्कत नहीं था। तो आपका देखिए एक्स का वैल्यू क्या आ जा रहा है, एक्स का वैल्यू आ जा रहा है, देखा जाए तो 25 25 125, थोड़ा सा कैलकुलेशन है यहाँ पे। ठीक है, और नीचे हो जा रहा है 9 चौका 36, 9 का 9 3 12। ठीक है, और 9 3 27 और 1 28 इतना।
अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, ठीक है, बस डिवाइड कीजिएगा तो 44.2 ओम आ जाएगा आपका ये, ठीक है, इतना आ गया। XC मिल जाता है तो अब आपको IRMS निकालना है, ठीक है। तो IRMS क्या हो जाएगा, तो करंट बराबर क्या होता है, वोल्टेज बाई रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो वोल्टेज आपको दे रखा है कितना, 110, ये आपको वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक है ना। अब बटा का इसको XC से भाग कर दीजिए 44.2 से, इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे भी सोल्व कीजिएगा, 2.49 एम्पियर आएगा। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इस तरीके से बनाना था, ठीक है। ओके, आई होप आप लोग इसी तरीके से इसको बनाए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें आपको दो एप्लीकेशन लिखने के लिए बोल रहा है, माइक्रोवेव का, एक्सरे का और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का, ठीक है। तो माइक्रोवेव का जैसे दो क्या होता है, माइक्रोवेव आप टेलीफोन मोबाइल यूज करते हैं ना भाई, तो पहला तो हो जाता है आपका फ़ोन में जो आप यूज़ करते हैं, इन फ़ोन, ठीक है। फिर माइक्रोवेव का और जगह इस्तेमाल कहाँ, जैसे सेटेलाइट में होता है, रडार में होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं क्या कि भाई रडार सिग्नल में भी इसका उपयोग होता है, रडार सिग्नल, ठीक है, सिग्नल्स। इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी होता है, ठीक है। एक्सरे का लिखना है तो एक्सरे का तो बहुत आसान है। एक तो आप किसी को अगर कोई गिर गया है तो उसका एक्सरे कराते हैं, तो डिटेक्टिंग फ्रैक्चर्स, ठीक है, फ्रैक्चर उसको हुआ है कि नहीं हुआ ये चेक कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो ऑर्गन्स में बीमारी होता है, ठीक है, इंसान का, वो भी चेक कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे डिजीज्ड, ठीक है, डिजीज्ड ऑर्गन्स इन ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन्स इन, इधर लिख दे ना, ह्यूमन बॉडी में जो ऑर्गन में जो डिजीज़ बीमारी होती है उसको भी आप चेक करते हैं एक्सरे से, भाई कि एक्सरे करा लो, डॉक्टर लोग बोलता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का क्या क्या यूज़ है, तो अल्ट्रावायलेट का भी कोई दो ठो लिखेंगे। तो अल्ट्रावायलेट का देखिए काम क्या होता है, ये जो है आपको जर्म और बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं पहले क्या, डिस्ट्रॉय जर्म्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है। और फिर दूसरा अगर लिखिएगा तो अल्ट्रावायलेट का यूज़ होता है आपका सिक्योरिटी रीजन में, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं सिक्योरिटी सिस्टम, जो सिक्योरिटी सिस्टम है, ठीक है, किसी को महफूज रखने के लिए वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। तो दो बोला था तो लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है व्हाट इज़ इक्विवेलेंट लेंस, ठीक है। इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है सो बताइए, और फिर आपको ये फार्मूला निकालना है। तो इक्विवेलेंट लेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए दो लेंस या उससे ज़्यादा अगर लेंस है तो उसको आप रिप्लेस करके एक लेंस यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है वो आपका सेम रहे। तो वो क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट लेंस कहलाता है, ठीक है। देखिए डेफिनेशन इसका ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। देखिए तो इस तरीके से डेफिनेशन लिखेंगे इक्विवेलेंट लेंस का, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे क्या है, व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय ए लेंस एंड फॉर्म्ड बाय ए कोएक्सियल लेंसेज इज़ इक्वल एट सेम डिस्टेंस, ठीक है। जब इमेज जो है आपका, मान लीजिए 2-3 तरह का लेंस है ना, सब मिल करके जो लेंस जो इमेज बना रहा है, अगर आपका एक सिंगल लेंस से वही इमेज बनता है सेम डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस पे वो लोग बना रहा था, ठीक है, और सेम मैग्नीफिकेशन का बनता है, यानी इमेज का मैग्नीफिकेशन और इमेज डिस्टेंस अगर दोनों सेम रहता है, तो ये जो सिंगल लेंस है, इकलौता लेंस, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इक्विवेलेंट लेंस, है ना। यानी भाई मान लीजिए मेरे पास में 3 लेंस है, ठीक है, और 3 लेंस मिल करके जो काम कर रहा है, याद रखिए, ठीक है, 3 लेंस मिल करके जो काम कर रहा है, जो इमेज बना रहा है, जो साइज का बना रहा है, अगर एक सिंगल लेंस हम लाते हैं और वो भी वहीं पर बनाता है उसी साइज का, तो ये तीनों का क्या ज़रूरत है, तो ये तीनों का कहलाएगा कि ये तीनों के बदले में ये सिंगल लेंस काम कर रहा है, यानी ये क्या है, ये आपका इक्विवेलेंट लेंस है, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि जब इमेज फॉर्म बाय ए लेंस एंड फॉर्म्ड बाय ए कोएक्सियल लेंसेज, यानी बहुत सारा लेंस मिल करके जो इमेज बनाता है, अगर वो सिंगल लेंस का इमेज का सेम डिस्टेंस पर है और सेम मैग्नीफिकेशन है, यानी सेम उसका लंबाई है और सेम दूरी है, तब इस लेंस को क्या बोलेंगे, बाकी लेंस का हम लोग इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे, ठीक है। ओके, डेफिनेशन। अब देखिए जो न्यूमेरिकल दिया है उसको कैसे बनाएंगे, हाँ देखिए आइए बता रहे हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो है हम लोगों को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ दे दिया है, ठीक है ना, इसका 2 थिन लेंसेज का कितना है
तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ है आपका एफ बराबर है कितना 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, पावर ऑफ वन लेंस आपको दिया हुआ है, क्या है, तो P1 इज इक्वल टू है -3 डायोप्टर। तो P1 का फॉर्मूला क्या होता है, यानी -1/f1 क्या दिया हुआ है आपका -3, ऐसे कहिए, क्योंकि 1/f इक्वल टू P होता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको बोलता है कि F2 आप बताइए, तो फॉर्मूला लगाइएगा, कैसे लगाइएगा, हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर क्या होता है 1/f1 + 1/f2 ये होता है, ठीक है। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका क्या होगा, ये आपका जैसे F1 अगर -3 है, ये P1 अगर -3 है, ये डायोप्टर में है, तो ये आपका मीटर में आ गया, ठीक है। तो मीटर में आ गया, तो इसको आपको क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज कर देना है, याद रखिएगा, ठीक है। तो 1/f1 का जो वैल्यू है वो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 मीटर को कीजिएगा तो -300 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 1/f आपको दिया हुआ है कितना है 1/20 है, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। अच्छा, और जो पावर दिया हुआ था हमको वो दिया हुआ था -3, ठीक है। तो 1/f1 का वैल्यू कितना हो जा रहा है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्या होगा देखिए समझा रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ पे देखिए जैसे P का इक्वल टू 1/f तो होता है, ठीक है, लेकिन ध्यान ये देना है हम लोगों को कि जो फार्मूला है वो क्या होता है, वो P इक्वल टू 1/f होता है इन मीटर, ठीक है ना। तो इसका वैल्यू देखिए दिया हुआ है -3, तो यहाँ से जब हम लोग 1/f निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो असल में ये जो -3 है, तो f का वैल्यू क्या है 3 पर मीटर हो गया, ठीक है। अब बात समझिए, मतलब -3 डायोप्टर आया है, इसका मतलब क्या है कि जब हम f को मीटर में लेंगे तो -3 आएगा, ठीक है ना। तो हमको 1/f1 का वैल्यू -3 है, तो यहाँ से अगर इसको आप सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हैं, याद रखिए, तो नीचे मीटर है, ठीक है, तो नीचे मीटर है, तो ये आपका सेंटीमीटर में कैसे चेंज होगा, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से भाग कर दीजिएगा, ठीक है, 3/100, चूँकि मीटर क्या है नीचे रहता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो -3 का कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है ना। ओके, अब इसको आप देखिएगा, अगर आप यूज़ कीजिएगा ना तो आपको यही वैल्यू आएगा, क्योंकि हम लोग को लेना पड़ता है किसमें, मीटर में, ठीक है। तो जब हम लोग मीटर में लेंगे तो डेफिनेटली जब P इक्वल टू 1/f निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 100/3, और फिर आपका ये खुद ब खुद क्या हो जाएगा मीटर में चला आएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया -3/100 1/f1 का वैल्यू, हाँ 1/f1 का वैल्यू क्या डाल देंगे, यहाँ पे डालेंगे -3/100 डाल देंगे, ठीक है, प्लस 1/f2 आपको निकालना है, तो फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से 1/f2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए 1/20 पहले से है और प्लस 3 हो गया आपका 100, ठीक है। एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आएगा, यहाँ पे 20-25 100 हो गया, ठीक है, प्लस हो गया मेरा 3, तो ये हो गया आपका 8/100, ये 1/f2 का वैल्यू आ गया। तो f2 क्या होगा, तो f2 निकालिएगा तो हो जाएगा 100/8, कट कीजिएगा 4 से तो 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर आएगा आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको f2 निकालना है फोकल लेंथ ऑफ अदर लेंस, ठीक है। ये फार्मूला फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन का लगा करके, और यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है क्योंकि ये मीटर में देता है, तो 1/f1 अगर चेंज कीजिएगा सेंटीमीटर में तो 100 से डिवाइड, और अगर आप ऐसे फार्मूला याद रखिएगा तो ऐसे याद रख सकते हैं कि फोकल लेंथ f इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, 100 से में लगा दीजिए, बाई P लगा दीजिए, तो ये आपको खुद ब खुद सेंटीमीटर में देगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे 1/f1 था इसलिए 100 नीचे में है, ठीक है ना, और डायरेक्ट f निकालिएगा तो 100 ऊपर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग काम कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, थोड़ा यहाँ पे जगह बना लेते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बोलता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है ये आपको बताना है, और मेंशन करना है द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है, यानी अच्छा से आपको इंटरफेरेंस नज़र आए, स्थिर रहे वो, उसके लिए क्या क्या
ज़रूरी कंडीशन ये आपको लिखना है, ठीक है ना। तो आइए देखिए, इसको यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट है वो हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं। इंटरफेरेंस इज़ द फिनोमेना इन विच टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म द रिजल्टेंट वेव ऑफ द लोअर हायर और सेम एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ऐसा घटना जिसमें दो वेव आपस में मिल करके एक नया वेव बनाता है, ठीक है, रिजल्टेंट वेव बनाता है। यह हायर हो सकता है एम्पलीट्यूड का, लोअर हो सकता है, या सेम एम्पलीट्यूड का हो सकता है। तो ये जो घटना है ये क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहलाता है, ठीक है। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? जो बच्चे खेलते हैं सॉफ्ट बबल, है ना, देखे हैं सॉफ्ट बबल वो करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत तरह का कलर जो है रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। ओके, तो जो पैटर्न बनता है कलर का वही क्या कहलाता है? इंटरफेरेंस कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए, बोला था कि सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो स्थिर फिनोमेना देखने के लिए जो है वी मस्ट हैव फॉलोइंग कंडीशंस मस्ट बी मेट। ये सब कंडीशन आपको मिलना चाहिए, ठीक है। क्या क्या कंडीशन है देखिए, कि जो कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है वो आपको ज़रूरत है, ठीक है, कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट आप नीडेड। नंबर 2, एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी ऑफ वेव मस्ट बी नियरली इक्वल, ठीक है, तभी वो सुपर पोज होगा। नंबर 3, द सोर्स मस्ट बी स्मॉल इनफ दैट इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए पॉइंट सोर्स, ठीक है। नंबर 4, द सोर्स एंड स्क्रीन मस्ट बी फार इनफ टू प्रोड्यूस वाइड फ्रिंज, ठीक है। मतलब सोर्स और स्क्रीन के बीच में हमको इतना डिस्टेंस लेना है, इतना ज़्यादा कम से कम के हमको चौड़ा चौड़ा फ्रिंज मिल सके, ठीक है। 5वां है, द सोर्स मस्ट इमिट लाइट इन द सेम स्टेट ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है। और नंबर 6 लिख लीजिएगा कि द सोर्स मस्ट बी मोनोक्रोमेटिक, ओके। ये कंडीशन है जिससे कि हम लोग जो है एक अच्छा इंटरफेरेंस को देख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसके बाद। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 12। बोलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप डिफाइन कीजिए और आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को निकालिए, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल सा डिफिनेशन होता है इसका, क्या लिखेंगे, ठीक है, द फिनोमेना ठीक है, इन विच व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए मेटल, ठीक है, the electrons are ejected from that metallic surface। तो क्या है देखिए, द फिनोमेना इन विच व्हेन लाइट इज इंसिडेंट, ऐसा घटना जिसमें लाइट जब किसी मेटल पे पड़ता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलने लगता है, ठीक है। यही जो घटना है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना, ठीक है। तो असल में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम लोग इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इज़ कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट, ओके। एंड इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिए, सिर्फ एक नंबर का था डिफिनेशन, तो आप ऐसे लिख लेंगे। अब बोलता है कि आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव करना है, ठीक है। देखिए, तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं फिगर। मान लीजिए मेरा कोई ये मेटालिक सरफेस है, ठीक है। तो इस पर जब कोई एनर्जी, कोई लाइट इंसिडेंट होता है, मान लेते हैं कि उसका एनर्जी है h न्यू, ठीक है। तो ये जो h न्यू इस पर पड़ा, तो जो इलेक्ट्रॉन है जब वो इस एनर्जी को रिसीव करते हैं तो क्या करते हैं? रिसीव करते ही, ठीक है, वो क्या आ जाते हैं, एक्साइट होकर के सरफेस को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए जो इनको एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन h न्यू नॉट, ठीक है। अब अगर h न्यू नॉट आपका
इससे एच न्यू बड़ा है, यानी उससे भी आप हाई एनर्जी अप्लाई किए हैं, तो क्या होता है, बाकी का जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में खर्च होता है। ठीक है, ये हो गया फिगर। तो इस तरीके से हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि क्या होता है, ठीक है, लिखेंगे हम लोग लेट, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, एम इज मास ऑफ फोटोन। ठीक है, मान लेते हैं फोटोन का मास क्या है, आपका एम है। ठीक है, अगर एम जो है मास ऑफ द फोटोन है, ठीक है, देन ऐसा लिखेंगे हम लोग क्या, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन और प्लस क्या होगा, प्लस हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो हमारा हो जाएगा, इसको आप ई लिखिएगा। ठीक है, वर्क फंक्शन को हम क्या लिखते हैं, जनरली हम इसको फाई नॉट लिखते हैं। ठीक है, और ये आपका है काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा। ठीक है, ओके, ताकि हमारा जो ये इक्वेशन है वो बैलेंस हो सके। अब इसको देखिए, यहाँ पे आपको ये करना है कि चूँकि ई बराबर हमारा क्या होता है, ई इज इक्वल टू होता है आपका एच न्यू। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कर दीजिएगा एच न्यू, और वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच न्यू नॉट। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया, ये मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, वी वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। अब यहाँ से आप कर देंगे ऐसे एच, ठीक है, एच को कॉमन ले लीजिए और ई नॉट को इधर ले आइए, ये हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। ठीक है, इस तरीके से आप लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन हम लोगों को मिला है, यही इक्वेशन क्या कहलाता है, ये आपको कहलाता है आइंस्टीन का, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, इसी को बोलेंगे दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे ये से होगा ना, आइंस्टीन लिखिएगा। ठीक है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ओके, क्लियर है? तो इसको देखिए, थोड़ा सा ब्रीफ में भी आप लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे व्हेन, ठीक है, ए एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन मेटालिक सरफेस। ठीक है, इट्स सम पार्ट, ठीक है, इज रिड्यूस टू प्रोवाइड minimum frequency so that electron can leave the surface and the remaining part is used to provide the kinetic energy to the photoelectrons। ठीक है, और तब फिर जाकर के आप इसको लिख सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में भी लिखेंगे तो कोई हर्ज नहीं है, और इस तरीके से भी आप करेंगे तो चूँकि 2 ही नंबर का था तो आप इसको इस तरीके से भी करके छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 13। क्या है, बोलता है व्हाट आर डी ब्रोगली वेव्स। ठीक है, देखिए डी ब्रोगली आपको पता है क्या किए थे, जैसे इन्होंने, ठीक है, प्लैंक्स का और आइंस्टीन का दोनों का एनर्जी को मिला दिया, और इन्होंने ये बोला कि भाई जो भी मैटर है उसमें डुअल कैरेक्टर होता है। तो जो वेव इन्होंने डिफाइन किया वो डुअल कैरेक्टर वाला है। ठीक है, तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड मैटर वेव्स, इसको हम लोग मैटर वेव्स भी बोलते हैं। इट होल्ड्स ग्रेटर सिमिलरिटी टू द डुअल नेचर ऑफ लाइट विच बिहेव्स एज पार्टिकल एंड वेव। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी बताता है और वेव नेचर भी बताता है। ठीक है, तो यही आपका क्या है, ये आपका डी ब्रोगली वेव है। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल मास एम एंड काइनेटिक एनर्जी ई। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पे चेंज किया है, जनरली हम लोग लेमडा और पी के टर्म में निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे कैसे करना है आपको देखिए, तो तरीका वही होगा बनाने का। आप ऐसे कीजिएगा। ठीक है, यूजिंग एनर्जी इक्वेशन। ठीक है, जो भी एनर्जी इक्वेशन है वो आप उठा लीजिए, एक पार्टिकल वाला और एक वेव वाला। एक क्या है, एक होता है हमारा E बराबर एम सी स्क्वायर, और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा E बराबर एच न्यू। ठीक है, इन दोनों को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, एम सी स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप इसको ऐसे लिखिएगा, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा।
सी आपका कैंसिल होगा एक एक, ठीक है। तो क्या बचेगा, तो बचेगा एम सी इक्वल टू एच बाई लेमडा, एच बाई लेमडा बचेगा, क्या बचेगा, बचेगा एच बाई लेमडा, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मास इंटू वेलोसिटी, यानी मोमेंटम हो गया, तो पी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो लेमडा है वो आ जाता है क्या, एच बाई पी, जहाँ पी आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखिए, चूँकि क्या होता है, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ई, वो क्या होता है, वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से और और हम ये जानते हैं कि जो मोमेंटम होता है पी, वो क्या होता है, वो होता है एम वी, ठीक है। तो अब आप देखिएगा, तो जब हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करेंगे तो क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको देखिए इस तरीके से लिखेंगे कि देयरफॉर क्या हो जाएगा, अगर हम ये करें ना कि P और M के बीच का रिलेशन निकालें, इसे इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए, ठीक है। और आगे बढ़िए, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि E, ठीक है, E हो जाएगा आपका इज इक्वल टू 1/2 एम स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये हो गया आपका 2me इज इक्वल टू क्या बचा है, एम स्क्वायर और वी स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ से हम p, तो ये हो गया p का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर आपका जो p है वो क्या आ गया, वो आ गया √2me, ये आ गया, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और 2 को मिला दीजिए, 1 में भी p का वैल्यू है, 2 में भी p का वैल्यू है, तो बाई 1 एंड 2 आप लास्ट में लिखिएगा क्या, कि h बाई लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2me हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेमडा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, h बाई √2me, ठीक है। तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। हाँ, आपका जो बोला था कि वेवलेंथ में निकालिए और एनर्जी में रिलेशन, तो ये वेवलेंथ है लेमडा और ये आपका एनर्जी है, ठीक है। इस तरीके से आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके आगे बढ़ा देना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद का क्वेश्चन देखिए क्या है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है आपका, ठीक है, बोलता है ड्रॉ दी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। हाँ, पीएन जंक्शन डायोड का कैरेक्टरिस्टिक कर्व ड्रॉ करना है फॉरवर्ड बेस में और रिवर्स बेस में, ठीक है। तो ये जो है ना आपका मॉडल सेट का क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड बेस में इसका कर्व कैसा आता है, रिवर्स बेस में इसका कर्व कैसा आता है, ठीक है। इसको जा कर के आप वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये आप वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, फिर है क्वेश्चन एक सेक्शन सी। सेक्शन सी में ये भी देखिए, सेक्शन सी में आपको कोई 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप ये देखिएगा कि इसमें बहुत सा क्वेश्चन आपका क्या से आ रहा है, मॉडल सेट से आ रहा है, ठीक है। तो जो मॉडल सेट से आ रहा है उसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मॉडल सेट से मिल जा रहे हैं। जैसे देखिए, आपको यहाँ पे एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालना है फॉर हाफ साइकिल। तो ये कितना सिंपल होता है, ठीक है, 2 नंबर का है। कैसे बनाएंगे इसको, आइए आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी आसान होता है। कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए, आई एवरेज का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो सिंपली हो जाएगा टोटल करंट, ठीक है। तो I0 साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। आपको हाफ साइकिल के लिए लेना है, तो 0 से t/2 और नीचे में टोटल टाइम ले लेंगे, यानी 0 से लेकर के t/2 तक, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे यही फार्मूला होता है, आप ऐसे ही प्रैक्टिस किए हैं। I0 को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। तो बच जाएगा आपका साइन ओमेगा टी और डी टी, हाँ, 0 से t/2 के लिए। नीचे में dt का इंटीग्रेशन t होता है, तो लिमिट आपको t/2 बचेगा, ठीक है ना। इसको आप फिर ऐसे लिख दीजिएगा 2I0/t, ठीक है। अच्छा, अंदर में देखिए, यहाँ पे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये होता है आपको कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, ठीक है, माइनस में, याद है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है 0 से t/2, ठीक है। अब देखिए, लिमिट डालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2I0/ओमेगा टी, ठीक है, माइनस बाहर निकाल लीजिए। तो अंदर में पहले लिमिट डालेंगे ओमेगा टी के जगह पे t/2, ठीक है, माइनस फिर 0 डालेंगे तो cos 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, हम लोग जानते हैं ना क्या होता है, ओमेगा टी आपका 2π होता है, तो इसको यूज़ कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2I0/2π, ठीक है। यहाँ पे भी आपका हो जाएगा cos 2π
बाई टू, और माइनस कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है, 2 आपका कट गया, ठीक है। यहाँ भी 2 आपका कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, तो आपका आएगा देयरफॉर आई एवरेज आपका आ जा रहा है कितना, तो माइनस आई नॉट बाई पाई बच रहा है, यहाँ पे कॉस पाई, तो कॉस पाई भी पाई कितना होता है, याद रखिएगा कॉस पाई भी -1 होता है और कॉस जीरो भी 1 होता है, ठीक है। ये तो 1 है, ये -1, तो क्या आ गया अंदर में -1, ठीक है। तो यानी ये -2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 2 आई नॉट बाई पाई, तो यही आपका आई एवरेज है हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। यही याद भी करके रखे हैं आप। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, दूसरा में बोल रहा है आपको आरएमएस वैल्यू निकालना है। आरएमएस वैल्यू निकालना है अल्टरनेटिव करंट का फुल साइकिल के लिए, ठीक है। तो फुल साइकिल में आरएमएस कैसे निकलता है, इसको ही बताए थे आपको। देखिए, तो देखिए हम लोगों को अब रूट मीन स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मीन का स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, है ना, कैसे लिखेंगे, देखिए पहले ऐसे निकालेंगे, मीन ऑफ स्क्वायर वैल्यू, ठीक है, ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर फुल साइकिल, ठीक है। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करेंगे हम लोग, देखिए ऐसे आई का, ठीक है, स्क्वायर और उसका मीन, ठीक है, ऐसे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो फिर फार्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी, पूरा टाइम लेना है 0 से t, नीचे में टोटल टाइम ले लेंगे डी टी 0 से t, ठीक है। अब देखिए आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ये आई नॉट का स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है, और साथ में डी टी, ये हो गया हमारा 0 से t तक, नीचे डी टी का इंटीग्रेशन t आएगा, तो लिमिट भी आपका t, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर बाई टी को बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। अंदर में क्या बच रहा है, साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, यानी 2 ओमेगा टी, ठीक है। बाई क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे 2, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, आप लोग पढ़े हैं, डी टी 0 से लेकर टाइम t तक, ठीक है। अब देखिए 2 को भी बाहर कर दीजिए, 2 को बाहर कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर बाई 2t आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंदर में 1 बच रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन dt में t आएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, माइनस cos 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा 0 से t तक, ठीक है। अब देखिए हम आपको बताए हैं कि क्या होता है, ओमेगा टी इक्वल टू 2 पाई होता है, ठीक है, जानते हैं। तो अगर हम ऊपर का लिमिट डालेंगे तब भी ये 4 पाई आ जाएगा, तब भी 0, और साइन 0 भी 0, तो हर केस में क्या आएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आप याद करके रखे हैं, ठीक है ना। 2 ओमेगा टी से भी ये 4 पाई हो जाएगा, तो 0, और साइन 0 भी 0 होता है, तो बचेगा सिर्फ ये टी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका आई नॉट स्क्वायर बाई 2t और इंटू टी, तो टी आपका कट गया, क्या आ रहा है फाइनली, ये आ रहा है आपका आई नॉट स्क्वायर बाई 2, ये आया मीन स्क्वायर वैल्यू। हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है रूट मीन स्क्वायर, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे लास्ट में, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, यानी क्या, यानी आई आर एम एस। तो देखिए मीन स्क्वायर तो हो चुका है, तो रूट लगाना बाकी है, तो रूट लगा दीजिएगा, ठीक है। आई नॉट स्क्वायर बाई 2 में तो क्या बचेगा, ऊपर से आई नॉट बचेगा, नीचे में आ जाएगा आपका रूट 2, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, इसको आप जरूर करके आए होंगे, इसी तरीके से करना है, ठीक है। अब देखिए आगे इसके बाद क्वेश्चन क्या है, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ये देखिए ये पूरा मॉडल सेट में दिया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आप किए होंगे, ठीक है। इसका अलग से हम वीडियो बनाए हुए हैं पूरा क्वेश्चन का, उसका लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मिला लीजिए, ठीक है ना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आप लोग जरूर किए होंगे, ये हमको पूरा उम्मीद है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फिर क्वेश्चन नंबर क्या है, फिर क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे 17 में आपको स्नेल्स लॉ को वेरीफाई करना है हाइजेंस प्रिंसिपल से, ठीक है। तो ये भी देखिए फिर से मॉडल सेट का क्वेश्चन है, और ये भी हम पूरा बताए हैं सेट 1 में, अच्छे से बताए थे आप लोगों को कि भाई अगर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है हाइजेंस से तो कितना आसान है, प्रूफ कर सकते हैं, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 18, यह बोलता है व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन तो आपको पता है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है। इट जिसे रिफ्रैक्शन के लिए बोल रहा है, तो व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, इट
बेंड्स और गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है, ऑन द सेकंड मीडियम। तो यही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो ये तो बहुत आसान सा डिफिनेशन है, आप लोग जानते ही होंगे, इसको लिखे ज़रूर होंगे, ठीक है। और ये जो प्रूफ है तो ये भी देखिए अगेन मॉडल सेट में था ये, कोई सेट में, और वहाँ पे भी हम आपको ये कराए हैं, ठीक है। तो ये आपने किया होगा, ठीक है। तो बिल्कुल देखिए मॉडल सेट से ये सब क्वेश्चन आ रहा है, तो हमको लगता है आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया है, ये आप नोट में ये पढ़ा होगा, ठीक है। और फिर बोलता है कि डिस्टिंग्विश कीजिए आप एन टाइप और पी टाइप को, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये सब देखिए आसान क्वेश्चन है, बट आपको कोई भी थ्री क्वेश्चन करना था और आपने एग्ज़ाम में बिल्कुल किया होगा, मुझको पूरा उम्मीद है, ठीक है। तो बस इंजॉय कीजिए, आगे के एग्ज़ाम को और अच्छे से देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके से करते रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।